विद्या भारती के तत्वाधान में एनआईटी जालंधर में 9 से 11 जून को होने वाले विश्व के पहले शिक्षा महाकुंभ को लेकर गीता निकेतन कुरुक्षेत्र में हुई बैठक की प्रेस वार्ता। विद्या भारती के तत्वाधान में एनआईटी जालंधर में 9 से 11 जून को होने जा रहे विश्व के पहले शिक्षा महाकुंभ की तैयारियों के सिलसिले में इस शिक्षा महाकुंभ के विचारक इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ठाकुर सुदेश कुमार ने कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न विद्यालयों में टीचरों, छात्रों व अभिभावकों एवं प्रबंधकों से बातचीत कर कुरुक्षेत्र गीता निकेतन स्कूल में आज प्रेस वार्ता की। क्या बताएंगे प्रेस वार्ता बताएंगे क्या विषय? इसका मुख्य विषय शिक्षा का महाकुंभ। भारत कुंभों की जन्मस्थली रही है। कुंभों के माध्यम से कैसे जटिल समस्याओं का समाधान होता है, उसी कड़ी में शिक्षा जैसे गूढ़ विषय पर उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं, विशेषकर 5 चिंतन मंथन के बिंदु शिक्षा महाकुंभ में हमने लिए हैं। पहला है कि हमारे देश में जो स्कूल की शिक्षा वो राष्ट्रीय विषय बने। दूसरा है कि शिक्षा में जन भागीदारी हो, 140 करोड़ लोगों की भागीदारी हो, तो उसके निमित्त प्रति वर्ष शिक्षा का महाकुंभ लगे। तीसरा है कि जो हमारी गुरुकुल पद्धति है वो जीवांत हो और आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़कर हम एक सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम बना पाएँ। चौथा, हमारी जो स्कूल की शिक्षा है वो कौशल युक्त हो। अगर बच्चा 6 क्लास 7 8 कभी भी ड्रॉप आउट होता है तो उसके पास कोई ना कोई हुनर कौशल हो ताकि वो समाज में अपना जीवन यापन कर सके। इसके अतिरिक्त जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनका इंटीग्रेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ हो, यही NEP 2020 भी बोलती है। इसके निमित्त हम पूरे देश में निमंत्रण दे रहे हैं, चाहे सरकारें हों, मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, शिक्षा मंत्री हों। तो ऐसे लगभग पूरे देश से 20 से 25 हज़ार लोग इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। 5-6 लाख इसको ऑनलाइन माध्यम से देखेंगे और इसमें कई दर्जन शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री इसमें आ रहे हैं। कई सौ इसमें निदेशक, उपकुलपति इसमें भाग लेने जा रहे हैं और इसमें मुख्यतः 3 तरीके से भाग लिए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई भी शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव है वो अपना साझा कर सकते हैं। प्रतिभा को सम्मान मिले, मंच मिले, तो उसके निमित्त कोई भी बच्चा अपनी प्रतिभा प्रकटीकरण कर सकता है। और समाज में जो अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उसके निमित्त उनको सम्मान और उनको पुरस्कार देने का एक प्रायोजन है। और इस पूरे शिक्षा महाकुंभ को 13 बड़े संगठन, शिक्षण संस्थान और शिक्षा से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय इसको करने जा रहे हैं। तो ये ही संपूर्ण शिक्षा महाकुंभ का कहाँ होगा सर? ये शिक्षा महाकुंभ 9, 10, 11 जून को NIT जालंधर, DAV यूनिवर्सिटी जालंधर और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर, इन तीनों के प्रांगण में पैरेलल रूप से चलेगा। क्या बताएंगे किस विषय को लेकर? जी, सबसे पहले आप सभी का नमन बंधन, आपका हार्दिक स्वागत। आप इस पत्रकार वार्ता में आए। आज का आज का विषय जैसे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि हम सब एकत्रित हुए हैं शिक्षा का महाकुंभ, विश्व का पहला महाकुंभ शिक्षा के ऊपर जो पंजाब की पावन भूमि पर होने जा रहा है, उसके निमित्त जानकारी देने के लिए मैं भी पंजाब से यहाँ आया हूँ। आप सभी पत्रकार बंधु इस पत्रकार वार्ता में शरीक हुए हैं। भारत जो हमारा देश है उसमें कुंभों की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है और कैसे इन कुंभों के माध्यम से भारत में जटिल से जटिल और सामान्य से सामान्य जो समस्याएं होती थी उनका समाधान ढूंढा जाता था। लेकिन कालांतर में जो कुंभ हैं उनको गंगा स्नान और पूजा पद्धति मात्र का साधन तक सीमित कर दिया। लेकिन अगर कुंभों के गहराई में जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में चाहे साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, चाहे सोसाइटल डेवलपमेंट हो, चाहे ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, हर मुद्दे को, चाहे टूरिज्म को बढ़ावा देना हो, इन सभी गूढ़ विषयों को कुंभों के माध्यम से सुलझाया जाता था, आगे बढ़ाया जाता था। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में ट्रेड फेयर, बुक फेयर का चलन बड़ा चला है, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारे कुंभों की जो सदियों की परंपरा थी उसमें से छोटा सा अंश कॉपी किया और उसको पैकेज किया और हम सबके समक्ष ट्रेड फेयर नाम का एक नमूना पेश किया। लेकिन हम अपने जो 12 कुंभ काला हमारे अतीत में होते थे, जो कालांतर में मात्र 4 ही रह गए हैं, उन कुंभों की परंपरा को भूल गए
लेकिन पिछले दिनों में टूरिज़्म को लेके एक 5वां कुंभ शुरू हुआ 2020 में, जिसके लिए कई दशकों से प्रयास माननीय इंद्रेश जी ने लद्दाख में किए। जो लद्दाख है वहाँ पे प्रो चाइनीज़ एजेंडाज चलते थे, क्योंकि कई वर्षों से उस पर्टिकुलर रीजन को देश से कट कर दिया गया था। लेकिन कैसे उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ से पूरे देश से ले जाकर लद्दाख में प्रवास करवाया, दर्शन करवाए, सिंधु जो नदी बहती है सिंधु दर्शन यात्रा के नाम से, और बढ़ते बढ़ते वो लाखों की संख्या में पहुँच गए। और उसका परिणाम ये निकला कि लद्दाख के प्रत्येक परिवार को इस सिंधु महाकुंभ से 25-30 हज़ार से लेके लाख सवा लाख रुपए तक की आमदनी नियमित रूप से होने लगी। और जो प्रो चाइनीज़ लद्दाखी लोग थे वो प्रो नेशनलिस्ट हो गए। तो कैसे छोटे से प्रयास से एक सिंधु महाकुंभ के माध्यम से टूरिज़्म को बढ़ावा मिला और लोगों का भारत की जो मेन स्ट्रीम है उसमें इंटीग्रेशन हुआ। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत में जो विद्या भारती दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल एनजीओ है, उसके तत्वाधान में ऐसा परिकल्पना की गई कि आज सारी दुनिया भारत को जैसे अतीत में विश्वगुरु भारत की तरह देखती थी, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर आज सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। पिछले दिनों में विद्या भारती ने अमेरिका, कनाडा आदि जो देश हैं उनके अंदर संस्कार केंद्र शुरू किए। उन संस्कार केंद्रों में इतना क्रेज़ एनआरआईज़ में नहीं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनमें भी है। कारण ये है कि जो वहाँ की शिक्षा है, आप देखेंगे कि वर्तमान में वो लोग बड़े विकसित देश कहलाते हैं, लेकिन वहाँ पे 5-6 कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा गन कल्चर का शिकार है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 5वीं-6वीं का बच्चा अपने पिताजी की गन ले आया और उसने 30-35 को शूट कर दिया। तो वो जब उनसे बात की गई तो बोलते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो उस शिक्षा का क्या फ़ायदा जो 5वीं-6वीं के बच्चे को भी डिप्रेशन जैसी बीमारी का, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार बनाए। तो भारत को फिर से विश्वगुरु के नाते सारी दुनिया देख रही है, तो उसके निमित्त एक ऐसा मॉडल सारी दुनिया के समक्ष भारत प्रस्तुत करे, उसकी चिंता भारतीयों ने की और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। उसके लिए एक वातावरण देश में बने, वो भी इस शिक्षा महाकुंभ का एक उद्देश्य है। लेकिन इसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि जब बात की जाती है कि सबके लिए शिक्षा, जब शिक्षा सबके लिए है तो शिक्षा जैसे विषय में सभी की सहभागिता भी होनी चाहिए। तो उसके निमित्त ऐसा प्रयास करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में शिक्षा जैसे गूढ़ विषय को लेकर नियमित रूप से, वार्षिक रूप से एक शिक्षा महाकुंभ लगे, जिसमें संपूर्ण देश के वासियों की 140 करोड़ लोगों की सहभागिता रहे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप देखेंगे कि इस दुनिया में सर्वाधिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही है। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भुखमरी हो, तो सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही पाई जाती हैं और उसको पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक्सप्लॉइट करता है। तो इसलिए हम सभी देशवासियों की सहभागिता इसमें हो तो शिक्षा का महाकुंभ प्रतिवर्ष लगे, ये पहला चिंतन मंथन का बिंदु है। दूसरा, हम देखते हैं कि हमारे देश में 26.5 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश जो बच्चे हैं वो स्टेट बोर्ड्स में पढ़ते हैं। हर प्रांत का अपना एक बोर्ड है, तो जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा करिकुलम है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चों में जो एक इंटीग्रेटिव फीलिंग आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो इसका दूसरा बिंदु यही है कि हमारे देश में जब एक देश श्रेष्ठ देश हम बात करते हैं तो हमारे देश में स्कूल की शिक्षा में विशेषकर एक जैसा करिकुलम हो, उसका माध्यम उनकी मातृभाषा में हो सकता है, लेकिन जो तत्व है, जो कंटेंट है वो एक हो, ये उसका दूसरा चिंतन मंथन का बिंदु है। तीसरा, आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जैसे ट्रेड फेयर को हमारे कुंभों की परंपरा से कॉपी किया और पैकेज किया, ऐसे ही
भारत की जो गुरुकुल पद्धति थी उसका एक छोटा सा अंश फिनलैंड जैसे देश ने कॉपी किया और पैकेज किया और अपना मॉडल डेवलप किया। क्या किया उसने कि 9-10 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को कोई अल्फ़ाबेट वो नहीं सिखाते, कोई ABCD ANR कुछ नहीं सिखाते हैं, उसको पूरा फ्री फ्लो में छोड़ देते हैं। उसका जो दिल करता है वो बच्चा करता है और जो आचार्य हैं, उनके जो अभिभावक हैं, वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं कि भगवान ने इस बच्चे को किस निमित्त बनाया है, ये क्या करना चाहता है, पूरा उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके फिर अनुसार ही उसकी जो पढ़ाई है, उसकी लिखाई है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो डिसाइड करते हैं। ये मॉडल उन्होंने बनाया और सारे देश दुनिया के जो विकसित देश हैं वो वहाँ जाते हैं, उसको सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो छोटा सा अंश सिर्फ हमारी गुरुकुल पद्धति से, हमारे गुरुकुलों में भी ऐसे ही होता था, वहाँ पे आचार्य बच्चे को ऑब्जर्व करते थे। अगर संपूर्ण गुरुकुल पद्धति को देखें तो वो इतनी साइंटिफिक थी, इतनी सटीक थी, तो वर्तमान सापेक्ष में उसको जीवांत किया जाए और जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा देखो पूरी तरह से नकारी तो है नहीं, उसमें भी कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो उसके साथ इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाए और एक सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम जो सारी दुनिया भारत की तरफ नज़र गड़ाए देख रही है वो हम बना पाएँ। ये इस शिक्षा महाकुंभ के चिंतन मंथन का तीसरा बिंदु है। और चौथा, हम देखेंगे कि कई बार बच्चे 98% ले लेते हैं +2 में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर घर में कोई स्विच ख़राब हो जाए, कोई प्लम्बिंग की लाइन ख़राब हो जाए, तो उस बच्चे से अगर बोला जाए कि आप ये स्विच ठीक कर दो, तो उनसे वो स्विच ठीक नहीं होता है, जबकि उसकी सारी थ्योरी, चाहे ओम्स लॉ हो, चाहे करंट वोल्टेज, वो उसने +2 तक किसी भी विधा का हो, चाहे आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, उसने वो सारी थ्योरी पढ़ी होती है, लेकिन उसको टेस्टर तक लगाना नहीं आता, उससे एक स्विच तक ठीक नहीं होता। उसको ठीक कराने के लिए हम अर्बन क्लैब से एक इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं और उस इलेक्ट्रीशियन की जब क्वालिफिकेशन देखते हैं तो वो 4-5 पढ़ा होता है, कई बार तो अनपढ़ होता है। ऐसा व्यक्ति आ गया आपके पढ़े लिखे बच्चों के घरों में इलेक्ट्रीशियन का काम और ये सारी जो छोटे मोटे काम होते हैं करता है, और हमारे बच्चे 98% लेने के बाद भी वो नहीं कर पाते। तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा? तभी तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि कौशल नहीं है। तो इसके निमित्त विद्या भारती ने पंजाब प्रांत में अनेकों प्रयोग किए हैं। जैसे हमारे वहाँ 125 विद्यालय चलते हैं, उन 125 विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय का हमने एक प्रोडक्ट डिफाइन किया है और उस प्रोडक्ट को ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाया और प्रधानाचार्य के कक्ष में नमूने के तौर पर रख दिया। वो प्रोडक्ट बनता है, मार्केट में बिकता है, लोग उसको उपयोग में करते हैं। पिछली दिवाली पे 6 लाख गाय के गोबर के दिए बनाए और पूरे उत्तर क्षेत्र और भारत के अन्य प्रांतों में बेचे। बच्चों ने बनाए, शिक्षकों ने बनाए। ऐसे ही इस होली पे लगभग 2.5 टन हर्बल कलर जो फूलों से, सब्जियों से, और वो भी विद्यालय के प्रांगणों में उगाई गई चीज़ों से बनाए, बेचे और लोगों ने उपयोग की। ये तो आम प्रोडक्ट हैं। हमने कुछ खास प्रोडक्ट भी विद्यालयों में बनाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक साइकिल, जिसका मैं खुद मैंने गाइड किया उसको, तो पहली बार विद्या भारती के बच्चों ने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई। और उस साइकिल की खासियत क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कई दशकों पहले दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जन्म हुआ, लेकिन खासियत ये है कि उस इलेक्ट्रिक साइकिल के 47 कंपोनेंट्स में से 23 कंपोनेंट्स जो भारत सरकार का एक अटल इनोवेशन मिशन है, उसके निमित्त कुछ विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स का चलन है। कुछ विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। उन अटल टिंकरिंग लैब्स में 23 प्रोडक्ट बच्चों के द्वारा बनाए गए, चाहे उस साइकिल का मडगार्ड हो, चाहे उसका ब्रेक का बुश हो। तो इस तरह के प्रयोग विद्यालयों में किए। और इसके अतिरिक्त हर बच्चा हर रोज़ नियमित रूप से 1 घंटा कंपलसरी काम करेगा, अपनी पसंद का काम करेगा, लेकिन करेगा। अभी हम देखेंगे कि हमारे बच्चों को टच मी नोट हमने बना दिया है। अब घर में कोई रिश्तेदार आता है तो उसको पानी तक भी नहीं देने देते, वो भी आयाओं से दिलवाते हैं। और वो ऐसा भाव रहता है कि बच्चा पढ़ लेगा, जबकि वो पढ़ाई के नाम पे कार्टून देखता है, यूट्यूब देखता है और अन्य चीज़ों में पड़ जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करेगा तो उसमें कौशल का विकास नहीं हो। तो ऐसे कुछ प्रयोग किए हैं। ऐसे ही अन्य प्रांतों में, अन्य विद्यालयों में भी प्रयोग हो रहे हैं। तो इन सब को एक मंच पे लाके हम डिस्कस करें, चिंतन मंथन करें और कैसे हम जो स्कूल की शिक्षा है उसको कौशल युक्त बनाया जा सके।
बड़ा दुर्भाग्य है कि आप देखेंगे कि 18-20 साल की उम्र तक हम 12वीं करते हैं, फिर बीटेक, बीबीए, एलएलबी 4 साल में, फिर अगर ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं लगती तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नहीं लगती तो पीएचडी। लगभग 34-35 साल की उम्र तक तो हम पढ़ते ही रहते हैं और आदमी आधा तो बुजुर्ग वैसे ही हो जाता पढ़ाई में ही। ऐसे देश हैं जिनमें 28-30 साल में प्रधानमंत्री बन जाते हैं और हमारे यहाँ 34-35 साल तक व्यक्ति पढ़ाई ही करता रहता है। तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ेंगे, कैसे स्टार्टअप कल्चर आएगा, कैसे हम स्किल्ड बनेंगे। तो उसको देखते हुए हमारी स्कूल की शिक्षा कौशल युक्त हो, कैसे हो, इसके ऊपर चिंतन मंथन करना, ये चौथा बिंदु है। और पांचवा और अंतिम बिंदु ये है कि आप देखेंगे हरियाणा में लाखों की संख्या में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। हरियाणा में कई दर्जन उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जैसे यहाँ पे आपका NIT है, आपका नीड है, आगे करनाल में NDRI है, PGI है, आगे IIM रोहतक है। इन संस्थानों में अगर आप गहराई से देखेंगे तो हरियाणा को क्या मिला, हरियाणा के जो लाखों स्कूल के बच्चे हैं उनको क्या मिला, क्योंकि इन शिक्षण संस्थानों में प्रति वर्ष 500, 600 या 1000 इंटेक होती है। उसमें भी हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200 लोग बच्चे जाते हैं। बाकी सारे बच्चे भारत से आते हैं, दूसरे प्रांतों से आते हैं, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान हैं। लेकिन जो मेडिसिन वाले हैं जैसे PGI है, चलो उसमें तो यहाँ के लोग जाके बच्चे सब इलाज करवा लेते हैं, लेकिन बाकी संस्थानों में हरियाणा को क्या दिया। तो और उनमें अगर आप देखेंगे तो हमारी शिक्षा का बड़ा बजट उन शिक्षण संस्थानों में खर्च होता है। उसमें एक से एक बढ़ के साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं, इनके जो रिसोर्सेज है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी जो मैन पावर है, वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, विशेषकर जो विद्यालय हैं, क्योंकि विद्यालय की शिक्षा को अगर कौशलयुक्त बनाना है तो उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यही NEP 2020 भी बोलती है। तो कैसे हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए एक सुझाव, पिछले दिनों जब इस शिक्षा महाकुंभ को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हुई तो उनको हमने एक सुझाव दिया कि जैसे जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उनमें एक नियमित टर्नओवर के बाद 2% कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का अभियोजन लग जाता है। उनको कंपलसरीली 2% अपने टर्नओवर का प्रॉफिट का देना है समाज के जन कल्याण के कार्यों के लिए। क्या हम कुछ ऐसा एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक अभियोजन इन एकेडमिशियंस के लिए लगा सकते हैं क्या? जैसे इनके प्रमोशन में पेटेंट्स, पेपर्स, कितनी ग्रांट लाए, कितने बच्चों को PhD कराई, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसा ही अगर एक हम एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ शुरू कर दें तो हरियाणा में ही आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में, मेरे से भी बल्कि हज़ारों की संख्या में मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इस हरियाणा के नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थानों में हैं, लेकिन वो बड़े कन्फाइंड हैं। उनको विद्यालयों तक जाए, क्योंकि जब बच्चा +2 तक होता है बहुत नीसेंट होता है, उसका माइंड बहुत शार्प होता है, इनोवेशंस उसके माइंड में आती हैं, जिज्ञासा उसके दिमाग में आती हैं, लेकिन उनको सही दिशा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसके निमित्त